दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिसने नाइकी को बिल्ड किया वो खुद एक फील्ड एथलीट था और अपनी कार की डिक्की में शूज रखकर बेचा करता था। दोस्तों, ये स्टोरी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की, जिसने इस ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया कि आज पूरी दुनिया में इसका नाम चलता है। Today, his company Nike has grown in $30 billion in sales last year. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, ये कहानी बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है जब नाइकी के फाउंडर फिल नाइट 1938 में अमेरिका की सिटी पोलैंड में पैदा हुए। उनको अपने बचपन में ही बहुत तेज दौड़ने का शौक था और ये अपने स्कूल्स और कॉलेजेस की रेसिंग में पार्टिसिपेट करते थे और उन रेसेस में जीता भी करते थे। दोस्तों, 1962 में फिल नाइट ने अपनी MBA की स्टडी कंप्लीट की, बट हिज लाइफ हैड नो पर्पस। वैसे तो वो एक बिगेस्ट एथलीट बनना चाहते थे। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क और मेहनत के बाद इन्होंने 24 साल की एज में ये चीज एडमिट कर ली कि वो इस काम के लिए नहीं बने। वो अपनी रनिंग में अच्छे तो थे पर एथलीट के लिए बेस्ट नहीं थे और अब वो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते थे जो उनको स्पोर्ट्स के करीब रखे। तभी उनको याद आता है कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट में एक बिजनेस आइडिया के बारे में बहुत डिटेल से लिखा था और दोस्तों, कौन जानता था कि ये आइडिया इनकी लाइफ बदलने वाला है। इन्होंने अपने उस असाइनमेंट में जैपनीज स्पोर्ट्स शूज के बारे में लिखा था। इन्होंने उस टाइम नोटिस किया था कि कैसे जैपनीज के कैमरा कैनन और निकॉन ने जर्मनी के कैमरास को मार्केट से रिप्लेस कर दिया था और यही वो पूरी सेम चीज अपने स्पोर्ट्स शूज बिजनेस आइडियाज के साथ करना चाहते थे। और उस टाइम जो कंपनी मार्केट में बहुत ज्यादा अरूज पर थी वो थी पूमा और एडिडास, और इन दोनों को कम्पीट करके इन दोनों से आगे निकल जाना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो खुद जापान जाकर वहाँ से बेस्ट क्वालिटी के शूज अमेरिका लेकर आएंगे और यहाँ पर मार्केट में सेल करेंगे। उनको पता था कि ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है और इस काम में रिस्क बहुत ज्यादा है, मगर वो अपने इस बिजनेस आइडिया को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। इसलिए उनके पास जितनी भी सेविंग थी उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया और फिर वो अपने इस क्रेजी बिजनेस आइडिया के साथ जापान विजिट करने के लिए चले गए ताकि वो अपने इस क्रेजी आइडिया को रियलिटी में बदल सके। और जापान पहुंचकर वो कोबी की सिटी में गए और वहां पर उन्होंने बहुत सारे शूज आउटलेट को विजिट करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली उनको एक ऐसा आउटलेट मिला जिसका नाम ओनोसुका टाइगर था और इन शूजों को ओनोसुका कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी। फिल को इन शूजों के डिजाइन और क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद आई। इन शूजों की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा हाई थी और प्राइस बहुत ही ज्यादा कम थे। फिल ने कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में कॉल की और कंपनी के मैनेजर से कहा कि अपने ओनर से मेरी एक मीटिंग फिक्स करवाओ, उनके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। और फिल और इस कंपनी के ओनर के साथ एक मीटिंग सेट हो गई। मीटिंग पर जाने से पहले फिल थोड़े नर्वस थे क्योंकि उनको बिजनेस का आइडिया नहीं था, इसलिए उन्होंने बुक्स भी पढ़ डाली। ये बुक जापानीज लोगों के बारे में थी कि जापानीज लोगों से कैसे बिजनेस किया जा सकता है। और कुछ बुक्स पढ़ने के बाद इन्होंने कुछ नॉलेज इकट्ठा कर ली थी। इनको बिजनेस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, अगर इनके पास कुछ था तो इनका क्रेजी आइडिया। फिल ने अपने आप को उस कंपनी को अमेरिकन शूज डिस्ट्रीब्यूटर बताया था और इसलिए ओनोसुका टाइगर्स कंपनी के ओनर भी इस मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो अपने बिजनेस को अमेरिका में एक्सपेंड करना चाहते थे। और मीटिंग में जब फिल से पूछा गया उस बिजनेस प्रपोजल के बारे में तो फिल ने अपना वही असाइनमेंट जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया था वही A to Z बताना शुरू कर दिया। और इनकी बातें सुनकर ओनोसुका कंपनी के ओनर हैरान भी हो रहे थे और इनकी बातों से इम्प्रेस भी हो रहे थे। और सडनली फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछ लिया और फिल के दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि कोई कंपनी थी ही नहीं और ना ही फिल ने अभी तक कोई नाम सोचा था। और ऐसे ही अचानक फिल के मुंह से ब्लू रिबन निकल गया। फिल ने कहा कि मैं ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, जबकि ये कंपनी अभी तक इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और फिल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इस प्रेजेंटेशन को इनके सामने प्रेजेंट करते रहे। ओनोसुका कंपनी के ओनर्स और एम्प्लॉइज इनके इस बिजनेस आइडिया से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे और ओनोसुका टाइगर कंपनी के ओनर इनकी बात मान लेते हैं और इनके साथ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप के लिए एग्री कर लेते हैं। और फिल उनको अपने घर का एड्रेस और कुछ पैसे देता है और उनसे कहता है कि आप अपने कुछ शूज के सैंपल मेरे इस एड्रेस पर पहुंचा दें। जापानीज कंपनी ओनोसुका टाइगर से बिजनेस डील करने के बाद फिल अपने घर वापसी आ जाता है और उन शूजों के सैंपल्स के आने का वेट करने लगता है। वेट करते करते ऐसे ही महीनों गुजरने लगते हैं और ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं पर उन शूजों के सैंपल नहीं आते। फिल को लगना शुरू हो जाता है कि शायद उनके साथ स्कैम हो गया है और वो उस जापानीज कंपनी ओनोसुका टाइगर को एक ईमेल लिखते हैं जो उन शूजों के ऑर्डर के बारे में थी कि मैंने आपको कुछ शूजों के सैंपल भिजवाने के लिए बोला था। और उस कंपनी
कंपनी से रिप्लाई बैक आता है और उनमें लिखा होता है कि आपके शूज कुछ ही दिनों में आपके पास पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही साल गुजर जाता है और उन शूजों का कोई भी सैंपल नहीं आते। और अब फिल उम्मीद भी छोड़ चुके थे और उनको यकीन होने लगा था कि शायद उनके साथ स्कैम हो गया है। और वो खुद एक अकाउंटेंट की जॉब करना स्टार्ट हो गए थे जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और अचानक एक सुबह उनके घर के बाहर कुछ शूजों के सैंपल आते हैं और उन शूज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फौरन उन शूज बॉक्स को अनबॉक्स करता है। और ये शूज अपने रनिंग कोच बिल बोवरमैन को दिखाने के लिए चले जाता है। बिल बोवरमैन रनिंग शूजों को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थे और ये शूज को लेकर मॉडिफिकेशन करते रहते थे और उन शूजों को और बेटर और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते रहते थे। और जब फिल ने उनको वो जापानी शूज के सैंपल दिखाए और अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में उनसे डिस्कस किया तो बिल बोवरमैन शूज की क्वालिटी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्होंने सीधा इनसे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ऑफर कर दी। और फिल इनके साथ पार्टनरशिप के लिए एग्री कर देता है। अब फिल के पास एक परफेक्ट पार्टनर था क्योंकि बिल बोवरमैन बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रैक कोच थे और बहुत ही अच्छे लीडर भी थे और शूजों के पीछे वो पागल थे और इन शूजों को वो और मजीद ज्यादा अच्छा बनाना चाहते थे। फिल को इनसे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता था। दोनों ने $500 इन्वेस्ट की और 50-50 पार्टनरशिप में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से एक कंपनी को खोल लिया। फिल ने उस टाइगर कंपनी को लेटर लिखा और 300 पेयर्स के शूज जापान से अमेरिका भेजने के लिए कहा। और इसके साथ साथ फिल ने टाइगर कंपनी से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स भी उनसे मांग लिए और उन्होंने इस बात पर एग्री कर दिया। और इस बार ऑर्डर लेट नहीं हुआ और शूज अपने टाइम पर डिलीवर कर दिए गए। अब फिल के पास एक शूज सप्लायर था, एक बेस्ट बिजनेस पार्टनर था और बहुत सारे शूज थे और अब इन शूजों को मार्केट में बेचने की बारी थी। पर फिल ने कभी भी शूज को सेल नहीं किया था, इसलिए उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि ये शूज कैसे सेल होंगे। और फिल बहुत सारी स्पोर्ट्स शॉप्स पर जाता है और उनको अपने शूजों को बेचने के लिए कहता है, पर कोई भी इन शूजों को बेचने के लिए एग्री नहीं करता। और फिल के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी शॉप को रेंट आउट करके इन शूजों को बेच सके। पर दोस्तों कहते हैं ना, जिसके इरादे मजबूत हों उसको कौन ही भला रोक सकता है। इसलिए उन्होंने अपने कार की डिक्की में ही अपने शूजों को सेल करने का सोच लिया। उनके पास 300 शूज के पेयर थे जो उन्होंने सेल करने थे। अब वो अपनी कार की डिक्की में शूज रखकर डिफरेंट रनिंग क्लब्स, एथलीट स्टेडियम, रनिंग कोचेस, रनर के पास जाने लगे और अपने शूज के बारे में उनको बताने लगे और आहिस्ता आहिस्ता शूज सेल होने लगे। लोगों का इन पर ट्रस्ट बिल्ड होने लगा और शूजों की हाई क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस को देखते हुए शूज सेल होने लगे। और बहुत ही जल्दी फिल और इनके पार्टनर ने 3 महीने में 300 पेयर्स के शूज सेल कर दिए और फिल ने बिना रुके 900 पेयर शूज का ऑर्डर कर दिया, जबकि उन्होंने शूज बेचकर जो प्रॉफिट किया था वो $2000 का था। और सेकंड ऑर्डर जो फिल ने 900 शूजों का किया था उसकी टोटल कॉस्ट $3000 आ रही थी और इसलिए उन्होंने $1000 का बैंक से लोन ले लिया ताकि 900 शूज मंगवाए जा सके। अब फिल के पास ऐसा बिजनेस मॉडल था जो बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा था और अब फिल ने अपनी अकाउंटेंट वाली जॉब छोड़ दी और फुल टाइम बिजनेस को देना स्टार्ट कर दिया। और जो उनके बिजनेस पार्टनर बोवरमैन थे उन्होंने शूजों के कुछ सैंपल लिए और शूजों को काट कर डिजाइन और उनको मॉडिफिकेशन करने लगे और जापान के मैन्युफैक्चरर से कहा कि आप अगली शिपमेंट में ये मॉडिफिकेशन और चेंजिंग करके भेजिएगा। और जैसे ही वो चेंजिंग और मॉडिफिकेशन के बाद नेक्स्ट शिपमेंट आई तो उसके बाद शूज और ज्यादा तेजी से सेल होना स्टार्ट हो गए और इनका बिजनेस 1969 में दी हाईएस्ट सेलिंग शूज बिजनेस में आने लगा। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स और जापान की कंपनी ओनासुका टाइगर को दोनों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। फिल अपने बिजनेस में बहुत तेजी से एक्सपेंड करना चाहता था, इसलिए जैसे ही वो अपने मंगवाए हुए शूजों का ऑर्डर कंप्लीट करता उसके फौरन बाद ही वो उससे डबल शूजों का ऑर्डर दे देता, जिसकी वजह से उनको बैंक से लोन लेना पड़ जाता था। और सम टाइम ऐसा होता था कि बैंक वाले इनको लोन देने से मना कर देते थे। पर इनके शूज बहुत तेजी से खरीदे जा रहे थे और फिल ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए रिटेल स्टोर भी डिफरेंट जगह पर ओपन कर लिए थे और उनको मैनेज करने के लिए इन्होंने कुछ सेल्समैन भी हायर कर लिए थे ताकि अपने इस बिजनेस को ज्यादा बढ़ाया जा सके। अब ये ओनासुका टाइगर्स के शूज पूरे अमेरिका में फेमस होना स्टार्ट हो गए थे। हर कोई इनकी बेस्ट क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस को देखते हुए इनके शूज खरीद लेते थे और ये शूज अमेरिका में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने लगे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिल और उनके बिजनेस पार्टनर बहुत ज्यादा खुश थे और बिजनेस अपने अरूज पर था। बट दोस्तों यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। जापान की कंपनी ओनासुका टाइगर्स के ओनर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की सक्सेस को देखकर हैरान थे कि
ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के सेल 2 से 3 गुना ज्यादा हो रही है और इस चीज को देखते हुए इनकी आंखों में लालच आ जाता है। ओनासुका कंपनी के ओनर और फिल की एक मीटिंग सेट होती है जिसमें ओनासुका फिल से कहते हैं कि मुझे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स से 51% शेयर चाहिए, वरना मैं इसकी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के राइट किसी और को दे दूंगा। फिल को इनकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो इनकी बात को मना कर देता है और इनसे कहता है कि मैं आप लोगों के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करूंगा। और मीटिंग से वापसी आने के बाद फिल और इनके पार्टनर बिल ने कुछ टाइम सोचने के बाद डिस्कस किया और इन्होंने डिसाइड किया कि अब वो खुद का ब्रांड बनाएंगे, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी, खुद का डिजाइन और खुद की बेस्ट क्वालिटी होगी। और इन दोनों ने अपने बाकी एम्प्लॉइज और टीम मेंबर्स को भी इकट्ठा किया और अपने न्यू ब्रांड्स और अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि अब हमें किसी के ब्रांड के लिए काम करने की जरूरत नहीं, हम अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे। पर सबसे पहले दोस्तों ब्रांड का नाम और लोगो डिसाइड करना था कि ब्रांड का नाम क्या होगा। जिफ जॉनसन जो इनके फर्स्ट एम्प्लॉय थे उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ब्रांड का नाम नाइकी रख देते हैं। और फिर जिफ एक्सप्लेन करने लगे कि ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब गॉडेस ऑफ विक्ट्री है। और फिल एक सेकंड के लिए खामोश हुए और फिल ने इस नाम को एग्री कर दिया और अब उनको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत थी जो इस कंपनी के लिए लोगो बना कर देता। और फाइनली एक डिजाइनर ने $35,000 में एक चेक मार्क का लोगो बनाकर इनको सेंड किया जो इन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और ये अपना नाइकी का लोगो अपने शूजों में एक डिजाइन की तरह यूज करने लगे। और 1980 तक नाइकी के डिजाइन, बेस्ट क्वालिटी और मार्केटिंग की वजह से नाइकी ब्रांड बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी गेन करने लगा। नाइकी ने अपने शूज की मार्केटिंग के लिए उस टाइम के बेस्ट रनर स्टीव को साइन कर लिया था जो उनके शूज को प्रमोट करते थे। और नाइकी ने $270 मिलियन की सेल टच कर ली थी। फिल ने 2 चाइनीज फैक्ट्रीज को भी साइन कर लिया और इनको अलाउ किया कि नाइकी के शूज आप अपनी कंट्री में सेल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नाइकी ब्रांड कभी नहीं रुका, ये ब्रांड बड़े से बड़ा होता चले गया और नाइकी ने अपने कॉम्पिटिटर एडिडास और पूमा को भी बीट कर दिया था और उनसे ऊपर चले गया था। अब नाइकी अमेरिका की सबसे बड़ी शू कंपनी बन चुकी थी। मगर दोस्तों एक और ब्रांड ऐसा था जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था और इसने नाइकी ब्रांड को भी हिला के रख दिया था। वो ब्रांड का नाम था रीबॉक। रीबॉक अपने ट्रेंडिंग फैशन और अमेजिंग डिजाइन की वजह से बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। रीबॉक अपने ट्रेंडिंग डिजाइन, फैशन और क्वालिटी की वजह से सब लोगों को ओवरटेक कर रहा था और एक सक्सेसफुल शू कंपनी बन गई थी। मगर दोस्तों इसके बाद नाइकी कहाँ पीछे रहने वाला था। इसने अपने यूनिक डिजाइन और बेस्ट क्वालिटी को और बेहतर बना दिया और नाइकी ने अब ब्रांड एम्बेसडर के लिए माइकल जॉर्डन को साइन कर लिया और अपने मार्केटिंग प्लान में एयर जॉर्डन के नाम से स्नीकर्स निकाल दिए। और इन स्नीकर्स के मार्केट में आते ही स्नीकर्स की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि हर कोई इन स्नीकर्स को खरीदना चाहता था और पूरी दुनिया में नाइकी के स्नीकर्स सेल होने लगे। और नाइकी ने उसी साल $100 मिलियन के करीब स्नीकर्स सेल किए थे और इसके साथ नाइकी ब्रांड को एक अलग पहचान मिल गई और फिर से नाइकी अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। और नाइकी ने मार्केट में और भी चीजें लॉन्च कर दी जैसे कैप्स और टी शर्ट्स वगैरह। और नाइकी ने अपने बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और दूसरी कंट्रीज में अपने आउटलेट खोलना शुरू कर दिए। और आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नाइकी ब्रांड को नहीं जानता होगा या इनकी चीजें यूज नहीं करता होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।